Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबका इस नए सतोलॉजी एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सतोलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। ये शब्द जो है पाश्चात्य देशों में या भारत में जो मिथोलॉजी बोलते हैं उसके विपरीत यूज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक संस्कृत शब्द भी है इतिहास, जो बहुत ही अच्छा शब्द है, जो एक्यूरेट है। जो हिंदी भाषी है वो इतिहास यूज करे, और लेकिन अगर आपको वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को डिबंक करना है तो सत्योलॉजी यूज करें। उसके विपरीत मिथोलॉजी होता है। मिथोलॉजी मतलब जो झूठ, मिथ धातु है, जो झूठ, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान, जिसको बोलते हैं मिथोलॉजी। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गजनी के सत्य, गजनी का महमूद। आपने पिछला शो देखा और भी अगला शो आने वाला है, तो इसमें हम लोग थोड़ा उसके आगे जाएंगे कि सोमनाथ मंदिर के रहस्य। सो लेट अस डिस्कस, लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। नमस्कार। नमस्कार आदित्य जी। और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार, देखने वालों नमस्कार। तो पिछला वीडियो तो हम लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है अभी, और जी। अच्छा चल रहा है, दिख रहा है। जी। तो एक बात मुझे बताइए कि जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया गजनी के बारे में, गजनी, और जी। गजनी में भारतीय लीडर्स भी गए थे कब्र देखने के लिए। कुछ लोगों ने बाबर का कब्र भी उधर देखी। बाबर गया है तो बाबर गजनी से क्रॉस होके गया है। इंदिरा गांधी के वीडियोस हैं, मतलब पुराने उनका ट्रैवल है उधर। जो भारतीय पॉलिटिकल लीडर्स ने गजनी को इतना इंपॉर्टेंस कैसे दिया? अब देखिए, आप किन की बात कर रहे हैं? पोस्ट 1947 कांग्रेस, जिसका कुल काम क्या था ट्रांसफर ऑफ पावर में? अंग्रेजों के झूठ को, जो मैंने पिछले अपनी किताब से आपको बताया था, इससे कि 1931 तक गजना के महमूद के बारे में कोई जानकारी सज्जन को नहीं मिला। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। उसको दुनिया भारत में ऐसा फैला देना कि वो सच हो जाए, ये कांग्रेस का काम है ना। पोस्ट जवाहरलाल नेहरू, कैंपेन, पोस्ट 1947, तो पॉलिटिक्स। ये जा रहे हैं। तो हम आज वाले भाषण में और एक टॉक और लेंगे, तो उसमें ये सारा गप एक्सप्लोड हो जाएगा। सार ये है, मोटी बात, कि भाई ये कह रहे हैं भारत हजारों साल से गुलाम है। तो मैंने कहा हजारों साल में कुल कितना हजार? तो निकल के आया जी, पहला ये बताते हैं सिकंदर, ठीक, करीब 2 सवा 2 हजार साल पुराना। सिकंदर पर अगर आप करेंगे तो मैं कर दूंगी। नॉट ए सिंगल कंटेम्पररी रिकॉर्ड इन मैकेडोनिया, और जिसको ये ग्रीस कहते हैं वहां पर, नॉट ए सिंगल रिकॉर्ड। और ये कौन बोल रहा है? यूरोपियंस बोल रहे हैं भाई। कब बोल रहे हैं? 20th सेंचुरी में बोल रहे हैं भाई। हम उन्हीं को पढ़ के सुना देंगे। फिर ये दूसरा बताते हैं कि जी, अलेक्जेंडर के बाद मिया लोगों ने कब्जा किया। तो मिया में ये बताते हैं गजना के महमूद को। उसकी कथा हम आपको सुना रहे हैं कि साहब, गजना के महमूद का एक भी संदर्भ नहीं है। किसको सुनाए? मियाँ को। हम मियाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस्लाम का रूल दुनिया में कहीं नहीं है। इस्लाम का रूल क्यों नहीं है? क्योंकि जब मोमिन का रूल होगा तो उसको इस्लाम का रूल कहे। करेक्ट। मोमिन के लिए कंटेम्प्ररी शब्द जो चलता है वो चलता है मुसलमान या मोहम्मदन। तो मैं मुसलमान भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कोई मोमिन नहीं है। तो है कौन? मुनाफिक। मुनाफिक ज्यादा लोग समझेंगे नहीं, तो हम कुरान के अनुसार डेरोगेटरी शब्द मुनाफिक जो है उसके लिए मियाँ प्रयोग कर। तो भाई, 1000 साल पहले क्या हुआ
और अगर कुछ महत्वपूर्ण हुआ या गैर महत्वपूर्ण हुआ, 600 साल बाद, 900 साल बाद, anybody can know if there is written literary record. If there is no written literary record, you cannot know it. It is fabricated. True. You and I are talking, either this record remains or about this talking business, there is contemporary something in writing. तो पहले तो बोलने का तो था नहीं यूट्यूब वगैरह नेट में, तो लिखा हुआ होना चाहिए, और मैंने इनको पढ़ के आपको सुनाया। और अब इसके बाद हम सब पढ़ के आपको सुना रहे हैं इलियट एंड डाउसन से। इसका कवर गायब हो गया है, इलियट एंड डाउसन। ये इलियट एंड डाउसन का 8 वॉल्यूम में है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मामूली से आदमी हैं, इनमें कोई भी हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन इन्होंने काम शुरू किया भारत में मुसलमानों के इतिहास का लिखना। इसका बहुत थोड़ा अंश हम आपको बताएंगे, और आप कहेंगे तो ये गजना वाला मामला शुरू करके इंग्लिश हिस्ट्री राइटिंग पर एक टॉक करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये खुद कह रहा है जी हम गप्पा सुना रहे हैं, आई डोंट हैव एनी सोर्स मटीरियल, आई एम फैब्रिकेटिंग। सेल्फ एडमिशन है, और सेल्फ एडमिशन पर तो गले से पकड़ के हैंग कर दिया जाए। तो जो हम लोगों ने उस दिन सुना, क्या सुना कि कुल इन सज्जन को एक किताब मिली उतबी की, जो उतबी सोमनाथ के विध्वंस की बात कर ही नहीं रहा है। तो भाई सोमनाथ का विध्वंस हो कैसे गया? इट हैज बीन फैब्रिकेटेड, a myth has been created in 20th century and 19th century, 900 साल बाद। अब इसी उतबी की किताब तारीखे यामनी पर कह रहा है, भाई उतबी तुम बता रहे हो, हमको नहीं पता, क्योंकि उतबी की मूल पुस्तक तो मैंने पढ़ी ही नहीं, और मूल पुस्तक का अनुवाद फैब्रिकेटर्स कर रहे हैं। तो वो क्या क्या फैब्रिकेट कर रहे हैं, इसमें हम धीरे धीरे बताएंगे आराम से। तो ये तुम जो कथा बता रहे हो, तो ये भी कह रहा है, तो ये कह रहा है कि जी ये कंटेम्प्ररी है महमूद गजना का, बट ही डज नॉट राइट अबाउट सोमनाथ, हिज रेड ऑन सोमनाथ, फॉरगेट अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ। अच्छा, ये तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा। अब लीजिए साहब, ओरिजिनल ला रहे हैं जिन्होंने ये सारी किताबें इकट्ठी की डाउसन को। ये सेकंड वॉल्यूम से मैं पढ़ रही हूँ। सेकंड वॉल्यूम इलियट एंड डाउसन का है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन सालों का झूठ देखिए। पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस द मोहम्मद पीरियड। और एक भी हिस्टोरियन भारत का ये नहीं ले रहे। एज टोल्ड बाय, भारत का इतिहास है, और तुम हेडिंग में लिख रहे हो टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन, तो वो भारतीय होना चाहिए। भारत का क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि भारत में ये लिखा ही नहीं गया। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ऐसी घटना हुई नहीं। तो अब फिर हम आ रहे हैं अलुतबी का तारीखे यामनी, एक नाम लिख रहा है, दूसरा नाम लिख रहा है किताबुल यामनी। अरे किताब का नाम क्या है ये तो तय होना चाहिए, अगर कोई किताब है तो। अब ये कह रहा है कि ये जो अलुतबी है, कि हिमसेल्फ वाज सेक्रेटरी टू सुल्तान महमूद। यहाँ एक चीज हम बता दें, कहीं आएगा आगे पीछे, इसको मूल पुस्तकों में जहां भी कहीं है अमीर ऑफ गजना कहते हैं, और डाउसन के हाथ में आकर वो अमीर जो है वो सुल्तान हो जाता। अभी आएगा आगे। ही सेक्रेटरी टू सुल्तान महमूद so that he enjoyed excellent opportunities of becoming fully acquainted with the operations of that conqueror। conqueror नहीं है भाई, क्या कह रहा है?
ये निजामी ने क्या कहा, पेज अपने प्रीफेस में 1921 में, कि मेरा काम है हैफजर्ड मूवमेंट ऑफ ए प्रीडेटरी वैरियर। कौन? गजना ऑफ महमूद प्रीडेटरी वैरियर है, कॉन्करर नहीं कह रहा, लेकिन अंग्रेज के हाथ में ये क्या है, कॉन्करर है। 1921 तक इसको जो पढ़ने को मिला उसमें क्या है, इस वारियर का वारियर है कि रॉबर है, इसका हैफजर्ड मूवमेंट है। तो निजामी कह रहा है कि मेरा काम है ये बताना कि साहब ये हैफजर्ड नहीं है, इट इज अ वेरी वेरी, it was a result of a well considered program of conquest and annexation। ये तो इसके जिम्मे है। एनीवे मैं संक्षेप में चलूंगी पेज संख्या 10 से। दो होल्डिंग एन अपॉइंटमेंट नियर द पर्सन ऑफ महमूद, he does not seem to utbi he does not seem to have accompanied him in his expeditions, for evidently he had no knowledge of the topography of India। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, एलियट डाउसन जो है वो उत्बी की किताब का अनुवाद कर रहे हैं अंग्रेजी में, और सेंटेंस सुनिए, he does not seem to have a complete, माने किताब पढ़ के ये स्पष्ट ही नहीं हो रहा है किसको, डाउसन को गया था कि नहीं गया, क्योंकि लिखना क्या था, he did not accompanied और he accompanied। उत्बी कौन है, इनके अनुसार महमूद का कंटेम्पररी है, तो कंटेम्पररी है उसका सेक्रेटरी है, तो उसकी किताब में ये साफ लिखा होना चाहिए whether he accompanied or he did not accompany। डाउसन कह रहा है he does not seem to have accompanied। अब झूठ, छल, फैब्रिकेशन, कंकॉक्शन ओपनिंग सेंटेंस में है। ये किस आधार पर ये कह रहे हैं does not seem to have accompanied him in his expeditions, for evidently he had no knowledge of the topography of India। अरे मान ले नहीं भी गया होता तो जो लोग गए थे उनसे पूछ के लिख देता, पूछता किससे, क्योंकि कोई गया नहीं। और इसको ये क्या कह रहे हैं, इतिहास का प्राइमरी सोर्स। क्या ऐसी किसी चीज को आज हम इतिहास का प्राइमरी सोर्स, और या साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग, या रैशनल हिस्ट्री राइटिंग, या रीजनेबल हिस्ट्री राइटिंग कह सकते हैं। He evidently had no knowledge of the topography of India, and his statements in respect of localities are of little authority। यानी साफ साफ उत्बी की किताब में भारत का जो वर्णन है उसका भारत की असलियत से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या इसको कहा जाएगा आज की भाषा में, चंडू खाने की गप या फैब्रिकेशन, मिथ मेकिंग। His statements in respect of localities are of little authority। He never mentions Lahore और दिल्ली। उत्बी की किताब में लाहौर और दिल्ली का भी नाम नहीं है, और ये इतिहास की पुस्तक है। With the exception of the title Rai, no Hindi word is found in his pages। In dates he is deficient and far from precise। ये कह रहे हैं जी कि हमको एक किताब उत्बी की मिली है, हमको नहीं पता मिली कि नहीं। ये कह रहे हैं कि वो उसका कंटेम्पररी है, मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं कि उस कंटेम्पररी में ने जो ये भी नहीं पता चल रहा है उसकी किताब से वो गया कि नहीं गया। ये भी उसमें भारत के प्रमुख शहरों का भी नाम नहीं है।
उसमें भारत के राजाओं का भी नाम नहीं है, किलों का भी नाम नहीं है, सेना की स्ट्रेटजी का भी नाम नहीं है, उसके डेट्स भी डेफिशिएंट है, प्रेसाइज नहीं है। तो है क्या भाई? एंड हाउ यू कैम्ब्रिज पीपुल, यूरोपियन हिस्ट्री पीपल, और ये हिस्ट्री पीपल भी नहीं है, डाउसन और इलियट दोनों मैं पढ़ के बताऊंगी। तो इसके आधार पर 19वीं 20वीं शताब्दी में, 19वीं में भी नहीं, 20वीं में मोटा माटी, 19वीं में रचा जाएगा ये फैब्रिकेशन। अब ये कह रहा है आगे, अब सवाल ये है कि ये जो किताबें, अगर कोई किताबें थी और मिली, तो वो इंग्लिश में तो लिखी हुई नहीं थी, वो किस में लिखी हुई थी? जिस जगह का है उस क्षेत्र में। तो ये लोग कौन है? ये लोग तुर्क लोग हैं, जिनको तुरक कहा जा रहा है। तो तुरक लोगों की अपनी भाषा तुर्की है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं जी, हमको जो किताब मिली वो अरबी में मिली और उसका पर्शियन ट्रांसलेशन मिला, यानी तुर्क लोगों का तुर्की भाषा में लिखा हुआ इनके पास एक लाइन नहीं है। अभी हम आगे आएंगे। तो ये इन पुस्तकों का या टूटे फूटे कुछ पन्नों का अनुवाद करवा रहे हैं। कहाँ अनुवाद करवा रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी में करवा रहे हैं। किससे अनुवाद करवा रहे हैं? मुसलमान मियां मुंशी से। इसको हम पढ़ के सुना रहे हैं, पेज 11। The style of the original had generally been considered difficult and inflated, and Karamat Ali describes it as very difficult, but at the same time good and elegant. करामत अली कौन है? ये आगे आया है, पहले आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुंशी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई छोटे मोटे जगह वो नौकरी करने गया है, वो अरबी से अनुवाद कर रहा है या पर्शियन से अनुवाद कर रहा है। 19वीं सेंचुरी में करामत अली को उर्दू तो आ सकती है, अरबी और पर्शियन कहाँ से आएगी? फिर सर एच इलियट, who himself translated the extracts which follow from the original Arabic। अब ये इलियट महोदय को अरबी स्क्रिप्ट, अरबी भाषा कैसे आई? क्या जब वो काम कर रहे थे तो अरबी और अंग्रेजी का कोई डिक्शनरी था? ना, नहीं था। तो ये अंग्रेज लोग दुनिया भर की हर भाषा का अनुवाद कर रहे हैं, बिना स्क्रिप्ट जाने, बिना भाषा जाने। और हाँ, Sir H. Eliot, who himself translated the extracts which follow from the original Arabic, observes that he was alarmed at first at the declared difficulty of the text, but found it to vanish after a little examination. All passages relating to India have been extracted, and the translations are literal, except that some of the useless illustrations have been omitted. How do I know that useless have been omitted or useful has been omitted? क्योंकि एक जगह भी संदर्भ आएगा, शायद इसमें है, निजामी में। एक मिनट, हाँ मिल गया। 1921 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के मोहम्मद नाजिम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपनी पुस्तक के पेज 86 पर, चैप्टर 8 पर, फुटनोट नंबर 3 पर कह रहे हैं, उत्बी पेज नंबर 134 simply says he, Mahmud of Ghazna, made it obligatory on himself to undertake every year an expedition to Hind. Eliot's translation of his passage is misleading on page 24 of Eliot and Dowson, is misleading as it implies
that the Sultan vowed to undertake a holy war to Hind every year and gives to his expeditions a touch of religious fanaticism. केवल एक उदाहरण कि इलियट एंड डाउसन का ट्रांसलेशन गलत है, डेलिबरेट कंकॉक्शन है, डेलिबरेट जिहादी रंग डाला है, ये 1931 में नाजिम कह रहा है, तो उसके बाद जो भी रद्दी सद्दी गलत सही है वो कितना कंकॉक्टेड है ये हमको कैसे पता। अब पेज 13, इलियट एंड डाउसन, the extravagances of which the author is guilty, author is extravagant। पेज 13 पर कौन कह रहा है? इलियट डाउसन किसके लिए? उत्बी के लिए एक्स्ट्रावेगेंट है। In the following short extract, where he endeavors to show the correct way of writing Indian names, proves that the work can be of no real value, and that it is an impudent attempt of ignorance to appear learned। अब इसके बाद उत्बी की किताब को क्या कोई सीरियसली ले सकता है? और इस उत्बी में भी सोमनाथ विध्वंस का वर्णन नहीं है। इस उत्बी में भी मोहम्मद के गजना के अर्ली लाइफ का वर्णन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन नहीं है, वॉरफेयर का वर्णन नहीं है, उसके यहाँ कितनी उसकी जनता है इसका वर्णन नहीं है, डेट्स में डेफिशिएंट है, भारतीय नामों में डेफिशिएंट है, भारतीय टोपोग्राफी में डेफिशिएंट है, तो दैट कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और कम से कम वो गजना के महमूद का एक भी वर्णन नहीं कर रहा है, सोमनाथ पर आक्रमण या सोमनाथ का विध्वंस। इसके बाद इसको हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद फिर हम उठा रहे हैं, या एक चीज हम आपको और पढ़ के सुना दें इसी डाउसन से, पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हेनरी इलियट का प्रीफेस है कि ये पूरा टास्क लेता है। क्या टास्क? कि हम बैठ के, इस पर हम अलग से पूरा लेक्चर देंगे, हम मुस्लिम पीरियड का इतिहास लिखें। तो जब ये तय करता है तो ये किताबें इकट्ठी करवाने की कोशिश करता है, और ये सबसे पहली बार छपा है 1849 में, यानी किताबें इकट्ठी करने की कोशिश करता है 1820, 25, 30, तब हम आपको एग्जैक्ट डेट बताएंगे। तो ये कह रहा है, नो वर्क हैड एवर बीन रिटन specifically on this matter, but also by receiving from many distinguished Orientalists, both European and native, their confessions of entire ignorance on the subject of his inquiries। 1830, 32, 34, 35 यानी 19th सेंचुरी के बिगनिंग में इलियट जब मैटर कलेक्ट कर रहा है हिस्ट्री राइटिंग के लिए, तो जितने डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं दे आर कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द सोर्स मटेरियल। इसके बाद पेज 15 पर थोड़ा सा हम पढ़ के बता रहे हैं विस्तार से बाद में। अगेंस्ट दीज इम्प्रूडेंट एंड इंटरेस्टेड फ्रॉड्स, जो सोर्स मटेरियल वो इकट्ठा करता है वो क्या है? इम्प्रूडेंट एंड इंटरेस्टेड फ्रॉड। ये उत्बी की किस कैटेगरी का है वो मैं बता रही हूँ। We must consequently be on our guard, not less than against the blunders arising from negligence and ignorance, the misquoting of titles, dates and names।
the ascriptions to wrong authors, the absence of beginnings and endings, arbitrary substitution of new ones to complete a mutilated manuscript, fancy in their additions. अब इसमें हम जब पूरा बताएंगे तो फिर ये पेज 19 पर कह रहा है dot 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 that the history of the Muhammad period remains yet to be written. 1843 में 1849 में जो पुस्तक छप रही है अंग्रेजों के द्वारा, उसके प्रीफेस के रोमन 19 पर कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद पीरियड रिमेन्स येट टू बी रिटन। तो गजना वाले महमूद का सारा मामला कब का है? लेट 19th सेंचुरी, लेट नहीं, अर्ली 20th सेंचुरी, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में ये फैब्रिकेशन है। अब हम ले रहे हैं ये पुस्तक सोमनाथ रोमिला थापर का, जो छपी है पुस्तक ये 2004 में, यानी आज से 19 साल पहले। तो रोमिला थापर कह रही है अपने प्रीफेस में, My interest in the subject began with trying to understand why there were contradictions in Turco-Persian chronicles. अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे अरबो पर्शियंस, अरब में लिखा है और पर्शियन में लिखा है, टर्क का तो नाम ही नहीं आया। रोमिला थापर में आते आते टर्को पर्शियन आया, क्योंकि तब तक ये क्लियर हो गया कि भाई तुर्क लोगों के पास तुर्की भाषा में, तो वो जो लिखेंगे वो तुर्की भाषा में लिखेंगे, तो यहाँ अरबी शब्द गायब हो गया। My interest in the subject began with trying to understand why there were contradictions in Turco-Persian chronicles, and then further why these narratives focused on concerns that were virtually absent in the Sanskrit inscriptions and the Jain text, although the latter in part focused on Somnath. Turco-Persian में तो कंट्राडिक्शन है और भारत में एब्सेंट है, जबकि सोमनाथ पर प्रचुर लेखन है। The narratives were significantly diverse and conformed to a differentiated historiography, following up on how the raid or the subsequent events were represented in a variety of sources. I, Romila Thapar, was puzzled and fascinated by the fact that each revealed a different story, because there was no real story, my addition, from the other, and from that with which we all have been familiar as the received version of what happened. No received version of fabrication, because nothing happened. This you are saying, and Turco-Persian sources, contemporary sources don't mention any raid to Somnath, not even about the life of Mahmud. There is not a single book. फिर मैं बहुत छोड़ के बात कर रही हूँ। अब ये कह रही है अपनी इस पुस्तक के पेज 7 पे, इस पुस्तक का नाम है सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री बाय रोमिला थापर। इसके पेज 7 पे कह रही है, आ repertoire of stories about Mahmud in the oral tradition collected and recorded in the early 19th century. रोमिला थापर कह रही है, the famous communist
इसके बाद कह रही है पेज 17 पर कि A.K. मजूमदार की पुस्तक है चालुक्य रूल इन गुजरात, कंटेम्प्ररी है इसका 11th सेंचुरी. But as is well known, Hindu sources do not give any information regarding the raids of Sultan Mahmud. Forget about destruction of Somnath. कोई भी हिंदू सोर्स, कोई भी भारतीय सोर्स, न गुजराती में, न संस्कृत में, न पाली में, न ब्राह्मी में, और भी जितनी भाषाएं हैं किसी भी भाषा में. But as is well known, Hindu sources do not give any information regarding the raids of Sultan Mahmud. So that what follows is based solely on the testimony of Muslim authors. And इसमें मैं जोड़ रही हूँ not a single contemporary Muslim author. अब फिर ये आगे बता रही है पेज 2 में कि सोमनाथ प्रभास पट्टनम के नाम से जाना जा रहा है. बहुत बड़ा ये ट्रेडिंग है और यहाँ से वेस्ट में पूरा, जिसको पर्शिया वर्शिया कह रहे हैं, अफ्रीका कह रहे हैं, इस पूरे इंडियन ओशन में, जिसको पहले पर्शिया की, फारस की खाड़ी कहते थे, आजकल अरब सागर कहते हैं, जिसका मूल नाम सिंधु सागर है. इस सिंधु सागर में जो ट्रेड हो रहा है, इसका एक ये अत्यंत महत्वपूर्ण पोर्ट. पेज संख्या 30 रोमिला थापर. The period from the 9th to the 15th century, 9वीं से 15वीं शताब्दी, 600 साल, was one in which Western India had a conspicuously wealthy trade with ports. इसका मतलब क्या है? Wealthy trade with ports along the Arabian Peninsula and with places such as Hormuz, Kais, Siraf in the Persian Gulf, और आगे भी बहुत है. इनमें कहीं भी सोमनाथ डिस्ट्रक्शन का एक सिंगल संदर्भ नहीं है. ये नहीं कह रही है, ये एब्सेंट है, लेकिन ये आधा कह दे रही है जानकार के लिए कि भाई 600 साल तक लगातार है. लेकिन she doesn't mention a single source which mentions about Mahmud's raid in India or Mahmud's destruction of Somnath. इसके बाद एक और ये खास संदर्भ कह रही है पेज 31 पर. Thus, despite the political confrontation between the local rulers and Mahmud Ghuri in the 12th century, अभी हम लोग बात किसके कर रहे हैं? महमूद ऑफ गजना इन द 11th century. इसको इस घूरी ने नाश कर दिया, 100 साल बीत गया. The latter refrained from confiscating the extensive property of Vasvas Abhir, a wealthy Hindu merchant who had his establishment in Gajni. 12वीं शताब्दी में गजनी में बहुत भारी हिंदू मर्चेंट बैठा हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी, वेल्थ, ट्रेड कॉन्फिस्केट करने की बेहुदा पॉलिटिकल हरकत घूर का महमूद नहीं कर रहा है, जो गजना के महमूद को नेस्तनाबूद कर रहा है, लेकिन हिंदू मर्चेंट को टच नहीं कर रहा है. रोमिला थापर कुल इतना कह रही है, अगर सोमनाथ विध्वंस हो गया है, लाखों लाखों स्त्रियां, पुरुष, बच्चे बेच दिए गए हैं, तो वहां ये हिंदू मर्चेंट क्या कर रहा है भाई गजना में? अब द जैन मर्चेंट, इसका कोई नाम है जगाडू, जगडू, had a mass constructed for the trading partners from Hormuz in the 14th century. ये आगे पीछे बता रही है कि इतने नन्हे नन्हे डिटेल दिए गए हैं, लेकिन सोमनाथ के डिस्ट्रक्शन का या महमूद के आक्रमण का एक भी संदर्भ नहीं है.
आगे कह रही है, ब्राह्मण्स वर एक्टिव इन दिस कॉमर्स इन नॉर्दर्न इंडिया एंड पर्टिकुलरली इन ट्रेड इन द हॉर्स। और घोड़े कहाँ से आ रहे हैं? इसी सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। ये भी कोई वर्णन नहीं कर रहे हैं किसी महमूद का। फिर कह रही है, जंज है ईस्ट अफ्रीका में, चाइना तक ट्रेड हो रहा है। कहीं भी सोमनाथ विध्वंस या किसी महमूद का इस पूरे क्षेत्र पर एक भी आक्रमण का वर्णन नहीं है। 17 आक्रमण तो छोड़ दो। अब हम आ रहे हैं पेज 46 पर। अब ये कह रही है, अल उतबी को, जिसके बारे में हमने निजामी से भी सुन लिया, नाजिम से भी सुन लिया और डाउसन से भी सुन लिया। रोमिला थापर क्या कह रही है पेज 46 पर? अल उतबीज अकाउंट ऑफ महमूद एक्टिविटीज इन द तारीखे यामिनी written in 1031 makes no reference to the raid on सोमनाथ। भाई तुम लोग सोमनाथ पर रेड करवाते कैसे हो? कुतुबी भी नहीं कहता है, अल बरूनी भी नहीं कहता है, फरिश्ता भी नहीं कहता है। किताब कोई है कि नहीं है, उसका तुमने क्या ट्रांसलेशन किया? इसने भी अंग्रेजी में पढ़ा, हम लोगों ने भी अंग्रेजी में पढ़ा। ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेशन में भी झूठ नहीं डाला। तो फिर 19वीं 20वीं शताब्दी में ये चंडू खाने की गप आई तो कहाँ से आई? इसी किताब में आपको पता चलेगा गप कहाँ से आई। फिर सफाई दे रही है रोमिला थापर, पॉसिबली बिकॉज हिज अकाउंट, कुतबीज अकाउंट टर्मिनेटेड इन 1020। बाई टर्मिनेटेड, तुम तो जिंदा हो 1030 तक या उसके आगे तक, तो तुमने इतनी बड़ी बात नहीं लिखी। तुमने नहीं लिखी, किसी ने नहीं लिखी। किसी ने एक सिंगल किताब गजना और आसपास समरकंद वाले क्षेत्र में ये गजना के महमूद पर नहीं लिखी, जबकि एक किताब इसके बेटे पर है और एक किताब इसके बाप पर है। Possibly because his account terminated in 1020. His praise of Mahmud helped strengthen the ties to the Khalif at Baghdad. उतबी ने भी महमूद पर नहीं लिखी, किताबुल यामिनी किसी यामिनी के बारे में पुस्तक लिखी। Another near contemporary, Al-Bayaki makes a rather distant reference to it in his तारीख-ए-बयाकी। जो नियर कंटेम्पररी है उसने भी ना महमूद पर लिखा ना तारीखे सोमनाथ पर लिखा, तारीख-ए-बयाकी में लिखा। Although he writes eloquently on Mahmud family, in contrast, fanciful versions come from two contemporaries, फारूक सिस्तानी एंड गर्दीजी। अब इसमें भी सोमनाथ विध्वंस नहीं है। अब हाँ, अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेज 48, पेज 48 पर कह रहे हैं कि ये जो गजना में, ये जो सोमनाथ में या प्रभास पट्टनम में सोमनाथ भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग नहीं। क्या है? कौन लिख रहा है? मुसलमान मियाँ इतिहासकार। वो क्या है? काबा में, पहले मैं ब्रीफ में बता दूं फिर पढ़ रही हूँ। काबा में अल्लाह है, 3 देवियां हैं, अलमनत, अलूजा, अल-लाट। अलूजा अल-लाट के मूर्ति को पैगंबर महमूद ने तोड़ दिया, लेकिन अलमनत की मूर्ति लेके ये लोग भाग। 48, but linked as they were to Mahmud, both he and Gardiji provide a curious explanation for why Mahmud attacked Somnath, which involves iconoclasm but not initially of a Hindu image.
Although iconoclasm in relation to Hindu images came to be included. According to Farooqi, the name Somnath, as it was often rendered in Persian Somnath, was a garbled version of Sumanat, referring to the goddess Manat of Kaaba. मैं ऐड करती हूँ. She was an ancient goddess of the Semitic pantheon, originally worshipped as Easter. Later, she was worshipped in Arabia in the form of an icon as one of an important trio of goddess Lat, Uja, and Malat. Al-Lat, Al-Uja, Al-Manat, mentioned in a famous verse of the Quran, जिसको शैतानी आयत कहते हैं. These were the goddesses of three shrines close to Makkah and were the daughters of the great god Allah. The shrine of Manat, the goddess of destiny, was by the detail है, सार ये है कि इसको मोहम्मद साहब नहीं तोड़ पाए. पेज 49 पे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस अली कौन है? ये जो करबला में मरे हैं, मोहम्मद साहब के बेटी का पति यानी दामाद. Ali did destroy the shrine of Manat on the instructions from Muhammad, but according to others, Manat was saved and hidden. भाई ये तो लिमिट हो गई कि अल-मनत की मूर्ति पैगंबर साहब ने तोड़ी कि अली ने तोड़ी, ये पता ही नहीं है. टूटी कि नहीं टूटी ये भी पता नहीं है. कुछ कह रहे हैं जी कुछ लोग छिपा के ले आए और गुजरात में प्रभासपट्टनम में एक मंदिर में छिपा दिए, जो मंदिर मनत का है, जिसमें एस जोड़ के सोमनत, फिर एक एच बढ़ा दिया सोमनाथ में. According to page 49, according to Farooqi and Gardiji, the legend was that the images of the first two were destroyed in Arabia, but the one of Manat was secreted away to Kathiawar for safekeeping in a land where idol worship was considered normal. चंदू खाने की गप. अगर ऐसा कुछ हुआ तो पैगंबर साहब को कुरान में एक भी आयत नहीं आता कि साहब एक मूर्ति को जो तोड़ा जाना था वो तो उठा के पहुंच गया है काठियावाड़. 200-250 साल या 300 साल बाद कौन है? फारूकी और गर्दीजी को सपना आता है. Description of Manat sometimes mention that she was worshipped in the form of an aniconic image of black stone. अब ये डिटेल फिर मैं छोड़ रही हूँ पेज 50 पर. Farooqi also states that the icon at Somnath had human features, as did the image of Manat at the Kaaba. तो साहब ये देवी है कि देवता है? जो लोग अभी देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इस समय करिए. और पूरा कोर्स का आउटलाइन कुसुमलता जी के यूरोपियन सीरीज का भी आउटलाइन मैं रिलीज कर दूंगा 3-4 दिन में उनके अप्रूवल के बाद. सो प्लीज कंटिन्यू. नहीं, देखिए जो खास बात है, हाँ. यूरोपियन हिस्ट्री राइटिंग 19th सेंचुरी में अगर ये सोर्सेज है, ये एविडेंसेस है, तो आदमी इसको उठा के डस्टबिन में फेंकेगा. लेकिन यूरोपियन लोग एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा के आधार पर, और एजेंडा क्या है? भारत में हम अकेले नहीं है बाहरी, बहुत से बाहरी हैं, उन्होंने तुमको ऑप्रेस किया है, ये लिखना है. इसलिए इस कूड़ा करकट के आधार पर दे आर फैब्रिकेटिंग समथिंग. और ये 1947 में डस्टबिन में चला जाता अगर ट्रांसफर ऑफ पावर नेहरू को नहीं होता. ठीक. तो भाई अगर
स्कॉलरशिप का कोई भी ट्रेडिशन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में है, तो साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग क्या है भाई? ये साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग है, चंदू खाने की गप। और इस पर तुम कह रहे हो हम फादर ऑफ हिस्ट्री हैं और हमको हिस्ट्री लिखना आता है। अरे तुमको तो ठीक से गप लिखना भी नहीं आता है। अब आगे सुनिए, सुनाऊं या संक्षेप कर दूं? नहीं नहीं, ध्यान पूरा सुनाइए, पूरा सुनाइए। डिटेल डिटेल दे दूं ना? डिटेल दे दीजिए, डिटेल दीजिए, डिटेल दीजिए, यस। क्योंकि डिटेल ना बाद में कोई पढ़ेगा नहीं। अब पेज 55 पर रोमिला थापर कह रही है क्या? नहीं, पेज 54 पर, द टेम्पल एंड द आइकन आर डिस्क्राइब्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ फैंटेसीज। का 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में भी जो वर्णन है वो एक्चुअल सोमनाथ मंदिर का नहीं है। क्योंकि अगर एक्चुअल मंदिर का होता तो एक ही वर्णन होता, लिंगम या मूर्ति या जो होती उसका एक्चुअल वर्णन होता। द टेम्पल एंड द आइकन आर डिस्क्राइब्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ फैंटेसीज। ये कौन लिख रही है? रोमिला थापर। That all this information did not tally, then it should have been thrown in the dustbin. And frequently, one source contradicted the other, and does not seem to have bothered the authors of the narrative. ये तो रोमिला थापर कह रही है ना, जो नरेटिव का ऑथर है उसने कब पढ़ा कि पहले क्या लिखा गया है? वो कोई हिस्टोरियन थोड़ी है भाई, उसको जो मन में आया उसने कह दिया। फिर पेज 55 पर वो कह रही है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ द आइडल वेरीज फ्रॉम टेक्स्ट टू टेक्स्ट। यहाँ एक जगह वो कह रही है, सो द एज ऑफ द आइडल वॉज टेकन बैक टू 30,000 ईयर्स। यानी सोमनाथ में जो आइडल है वो 30,000 साल उम्र पुराना है। क्यों? कब? 16वीं 17वीं 15वीं शताब्दी में ये लिख रहे हैं ये जो आइडल है ये तो मनत का है। फारूकी states that Manath had human features and so did the Somnath idol. Ibn Khali Khan mentions that it had 30 rings around it, each ring representing 1,000 years. So the age of the idol was taken back to 13,000 years. और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड इसको इतिहास मान रहे हैं। सोमनाथ में मन्नत का मूर्ति है, एक नारी का, एक देवी का, वो 30,000 साल पुराना है। अब पेज 55 पर आगे वो लिख रहे हैं, मामला केवल मूर्ति का नहीं है। A bell hung on a gold chain at the entrance to the sanctum, and the chain was 200 months in weight, a मन being several kilograms. 200 मन का सोने का जंजीर है, और हमने कहीं पढ़ा कि 200 मन सोने का घंटा है। तो ये भी तो गजना वाला महमूद ले गया। तो हाथी के पीठ पर, ऊंट के पीठ पर, कि खच्चर के पीठ पर, कि बकरी और भेड़ के पीठ पर। फिर कह रहे हैं, another description states that the icon was made of iron with a magnet placed above it so that it would be suspended in space, an awesome sight for the viewer. अभी बोल रहे हैं जी लकड़ी का है, स्त्री है, अब कह रहे हैं जी लिंगम है, लोहे का है, हवा में लटक रहा है। फिर अगला एक वर्णन है, अब हम नाम छोड़ के जल्दी कर रहे हैं, पेज 55 पर, कि जी वो लकड़ी का है, आग लगा दिया गया तो फट गया, उसके पेट में से 20 मन हीरे जवाहरात निकल गए। पेज 56, this would be unprecedented in the iconography of the lingam or even in a anthropomorphic idol of stone. अभी यही क्लियर नहीं है, एंथ्रोपोमॉर्फिक है यानी ह्यूमन फॉर्म है कि लिंगम है।
मेटल है कि स्टोन है कि लकड़ी है। फिर एक वर्णन है कि साहब गजना के महमूद ने उसको जलाया, जला के उसका चूना बना दिया, लकड़ी का चूना बना दिया, लोहे का चूना बना दिया, कि पत्थर का चूना बना दिया, और जिसके बेली से 20 मन हीरा जवाहरात निकल रहा है, चूने को पान में लगा के ब्राह्मण को खिला दिया। और ये चंदू खाने की गप के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं भारत 1000 साल से गुलाम है। अरे ये तो मोदी जी के यश में है कि वो इस सच को भी उद्घाटित कर दे कि साहब तुम कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वाले ऐसी ऐसी गप, बेहूदी एब्सर्ड गप रच के भारतीयों में हीनता भरना चाह रहे हो। हीनता कैसे भरोगे भाई? अब इतने निशान है, जितना आप यूपी में देख रहे हैं सब मुझे सुनाना है, तो मुझे लग रहा है मैं अपनी स्पीड तेज कर। अब पेज 68 में रोमिला थापर अकबर के दरबार में, अब कहाँ है, 1024-25 में है महमूद, 1526 में है बाबर, तो 1560-65-70 में कभी है औरंगजेब, अकबर और अबुल फजल। तो कह रही है कि अबुल फजल refers to the raids of Mahmud, but significantly he does not mention Mahmud laying the foundation of Muslim rule in India. अबुल फजल भी महमूद गजना को भारत में इस्लामिक राज्य का श्रेय नहीं देता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्यों सिखाते हो भाई, वो जो स्वयं अबुल फजल नहीं कह रहा है। पेज संख्या 68, परम दुष्टा कम्युनिस्ट रोमिला था। फिर ये आगे बताती है कि औरंगजेब ने तोड़वाया, अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़वाया। गजना का महमूद का अगर एक भी आक्रमण और सोमनाथ विध्वंस अगर इस्टेब्लिश नहीं होता है, तो 1000 साल के, हजारों नहीं 1000 साल के भारत के पराधीनता का गप हवा में उड़ जाता है। इसलिए इस मिथोलॉजी पर हम लोग सत्योलॉजी में चर्चा। अब ये सब हम छोड़ दे रहे हैं, मन्नत वाला कहानी। शिवा मन्नत का बहुत ज्यादा इन्होंने डिटेल दिया है, पेज 69 पर, फिर 70 पर, फिर 71 पर, फिर 72 पर। ये कह रही है कि बाद में तरह तरह की साइजेस का, कि इतना बड़ा मंदिर है कि 50,000 भक्त एक साथ हैं, और 10,000 पुजारी हैं, और 1,000 डांसर हैं। लेकिन जब बाद में 1947 के बाद जब ये सोमनाथ टेम्पल बना, तो उसका जो आधारशिला वगैरह देखा गया, तो देखा गया ये मंदिर इतना विशाल नहीं है कि करीब लाख आदमी मंदिर के भीतर बैठे। ये सब ये बता रही है, ये सब मैं पढ़ के नहीं सुना रही। अब एक पढ़ के सुना रही हूँ, पेज 78 पर चैप्टर है, जो भी चैप्टर है 78 पर। द कदम्ब किंग रूलिंग in the region of Goa records his pilgrimage to Somnath by sea and lists the places he visited. This inscription was issued in 1038, and presumably on his return, it could suggest that the temple at Somnath was not destroyed. Romila Thapar, 2004. Page 79. Neither is the raid mentioned, nor is any credit given to the patron who might have repaired the destroyed temple.
1038 का इंस्क्रिप्शन है लौटने के बाद। 1022, 23, 24, 25, 26 में अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है, 36 तक बन गया होता तो इंस्क्रिप्शन में कुछ तो लिखा होता, नहीं लिखा है क्योंकि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ है। अब थोड़े से के बाद हम आ जाएंगे पेज 86, that no mention is made of Mahmud's attack on the Somnath temple is strange. विध्वंस छोड़ दो, आक्रमण की भी चर्चा नहीं है। That no mention is made of Mahmud's attack on the Somnath temple is strange, given the statement that the temple had deteriorated and needed renovation. कि बहुत बता रही है, बहुत विस्तार से, यहाँ ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये ट्रेड पर है, ये उस पर है, जिस पर बार बार सोमनाथ की चर्चा है भारतीय स्रोतों में, लेकिन कहीं पर भी महमूद ने कोई आक्रमण किया या मंदिर को कोई नुकसान हुआ या कोई ध्वंस हुआ, इसकी कोई चर्चा नहीं है। पेज 110, given the number of chronicles and the detailed history of Gujarat that they cover, it is surprising that the mention is so scant. Even Bilhan, the poet from Kashmir, Kalhan होना चाहिए या पता नहीं, Bilhan traveling to Somnath barely 50 years after the raid. आफ्टर द रेड कैसे कह रही हो? तुम खुद कह रही हो रेड की कोई चर्चा नहीं है, तुम खुद कह रही हो सोमनाथ विध्वंस की कोई चर्चा उत्बी में नहीं है, तो रेड क्यों कह रही हो? दिमाग में बैठाने के लिए। कंप्लेन्स अबाउट द लैक ऑफ लर्निंग अमंग द पीपल ऑफ गुजरात एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन कोई अटैक वटैक की चर्चा नहीं है, हेमचंद में नहीं है, मेरुतंग में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, बहुत विस्तार से कह रहे। फिर वो पेज 125 पर कह रही हैं, इट इज अगेन क्यूरियस दैट नाइदर द पृथ्वीराज रासो नॉर द पृथ्वीराज विजय, फॉर बोथ ऑफ हुम द टर्क वाज द एनिमी, रेफर टू महमूद रेट ऑन सोमनाथ। पृथ्वीराज का घूर वाले महमूद से झगड़ा वगड़ा बताते हैं, लेकिन वो भी गजना वाले महमूद की कोई चर्चा नहीं करता है। नॉर डू दे पोर्ट्रे पृथ्वीराज कैंपेन अगेंस्ट भूरी as avenging the raid of Mahmud. फिर वो उसकी बात कर रही है पेज 126 पर मनत वनत की। फिर 127 पर बहुत सारे और चर्चा कर रही है भारतीय फोर्सेस की। अब इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं सीधे हम आ जाते हैं लॉर्ड एलेनबरो पर, कि जब यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं तो ये कहानी तो है ना, ये कहानी शुरू कैसे? तो ये कहानी रोमिला थापर बता रही है पेज 172 पर कि इट वाज एट दिस पॉइंट दैट लॉर्ड एलेनबरो द गवर्नर जनरल issued what came to be called the Proclamation of Gates in 1842। पहले हम संक्षेप में कहानी बता दें कि एलेनबरो 1842 में कहता है कि साहब सोमनाथ का दरवाजा ले आओ। वो ऑर्डर करता है, फिर इसको लेके ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में बड़ा विवाद होता है कि बहुत बेवकूफी का काम कर रहे हो, क्या जरूरत है तुमको पेगन्स के दरवाजे को लाने वाने की। तो एलेनबरो अपना जान बचाने के लिए भारतीय राजाओं को पत्र लिखता है कि भाई देखो 800 साल की तुम्हारे हार का बदला हम ले लिए, हम दरवाजा ला रहे हैं, तो इससे तुमको तो प्राइड का अनुभव होगा। रोमिला थापर आगे लिखती है कि किसी ने एलेनबरो को जवाब नहीं दिया, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। बाद में किसी एक ने कहा कि साहब रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने शाह सुजा को कहा है कि दरवाजा ला दो। तो देखो महाराजा रणजीत सिंह तो दरवाजा लाए नहीं, दरवाजा मैं ला रहा। और आज ही मुझे किसी ने एक कहानी सुनाई कि बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं कि उन्होंने
यूट्यूब में प्रोफेसर कपिल कपूर का भाषण सुना कि महाराजा रणजीत सिंह ने सोमनाथ का दरवाजा ले आए। अभी इसका हास्यास्पद हम तीसरे टॉक में बताएंगे। और वो लाके, चूंकि सोमनाथ का मंदिर टूटा हुआ था, इसलिए अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में लाकर उन्होंने वो दरवाजा रख दिया। एक जगह कहते हैं, मैंने पढ़ा कि चित्तौड़ में रख दिया। अरे न दरवाजा गया न दरवाजा आया, अंग्रेज दरवाजा कहाँ कहाँ रख दिए। और एक बताएंगे कि 1951 में 3 लाख कबायली खड़े हो गए, कहाँ, अफगानिस्तान में, कि हम दरवाजा नहीं देते। तो ये है चंडू खाने की गप। अब हम इसको सुना रहे हैं। Page 172. Lord Ellenborough, the Governor General, issued what came to be called the Proclamation of the Gates in 1842. He had heard that Sandalwood gates of Somnath temple had been taken back to Ghazni by Mahmud. अब how he had heard, इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता, थोड़ा लंबा तो हो रहा है। पेज संख्या इसी पुस्तक का 146, चैप्टर 6, द परसेप्शन ऑफ येट अदर्स। तो इसमें ये बता रही है पेज 147 पर कि एक कोई वाटसन है। इसका है वाटसन, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई एक आदमी। एलेनबरो कौन है? 1842 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल। तो वाटसन, one is a story narrated by Watson, which some have identified as the किस्सा मंगरोली सा। ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत है वाटसन नाम के आदमी के पास एक किस्सा मंगरोली सा है जिसमें महमूद का जिक्र है। Another has become the focus of a place of pilgrimage connected to मीर गाजी मियाँ। अब ये जो किस्सा मंगरोली सा है, ये चैप्टर 6वां मैं कहूंगी सब लोग पढ़ लें, मैं छोड़ दे रही हूं। फिर इसमें एक वर्णन है, इन द अर्ली 19th century जेम्स टॉड इन द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया refers to a ballad on the fall of Patan Somnath that he heard in Saurashtra. तो एलेनबरो का सोर्स क्या है? वॉटसन और टॉड। एक ने सुना किस्सा मंगरोली सा और एक ने सौराष्ट्र में कोई गाना सुना। और इनसे बीच का हम सब छोड़ रहे हैं। यहां से खबर क्या है एलेनबरो को? ही हैड हर्ड। कहां से हर्ड? किस्सा मंगरोली सा। That sandalwood gates of the Somnath temple had been taken back to Ghazni by Mahmud and had been placed at the entrance to his mausoleum. So he decided that the gates had to be brought back to Somnath. None of the Turco-Persian accounts refer to Mahmud taking away the gates of Somnath temple. जितना भी उतबी, अबुल फजल, फिरिस्ता, 20-30 आए बाएं शाएं जो है, उनमें कहीं भी सोमनाथ का दरवाजा नहीं है। लेकिन एलेनबरो की खोपड़ी में सोमनाथ का दरवाजा आ गया, क्योंकि वॉटसन के पास किस्सा मंगरोली सा आ गया और जेम्स टॉड के बाद। तो यानी एलेनबरो तक ने टर्को पर्शियन सोर्स नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, और फिर भी ऑर्डर कर दिया है क्या? दरवाजा लाने का। ये है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये है ब्रिटिश गवर्नेंस का मिड 19th century. None of the Turco-Persian accounts refer to Mahmud taking away the gates of Somnath temple. अब एक तीसरा नाम, अभी था वॉटसन, जेम्स टॉड, एलेनबरो, अब चौथा नाम जॉन विल्सन, who was asked
by Ellen Barrow to investigate this matter by Sir Bartley Frere. नहीं भाई, एलन बरो नहीं, बार्टले फ्रेरे। अब बार्टले फ्रेरे कौन है, कौन कहा, पता नहीं। wrote in the late 19th century that there was no reference to gates in any of the history, and that the idea probably originated with some travelers who have mentioned it to Elphinstone. अब एल्फिंस्टन कौन है? जो ब्रिटिश अफगान वॉर जो होता है उसमें एक का पात्र है एल्फिंस्टन। तो एल्फिंस्टन को रास्ते में कोई मिला ट्रेवलर, उसने कहा दरवाजा। तो ये कौन बता रहा है? जॉन विल्सन। किसको? फ्रेरे को। तो फ्रेरे बता रहा है कि शायद शायद एल्फिंस्टन को किसी ने बताया, और अब ये नहीं पता है कि इस एल्फिंस्टन ने एलन बरो को बताया या किसने। If there were any gates at all, they might have been the gates of the fort at सोमनाथ। अगर कोई दरवाजा था तो मंदिर का नहीं था, किला का था। किला, मंदिर से किला हो गया। But it is unlikely that Mahmud would have transported the gates of the fort back to Ghazni। अभी तो उसके आने का खबर नहीं है यार। फिर ये कह रहा है कि the style of the proclamation is instructive of how the Governor General viewed the colonial intervention in India. He, Governor General, ordered General Knott, in charge of the British Army in Afghanistan, to return. If he took the route through Ghazni, he was to bring back the gates that had been installed at the mausoleum of Mahmud and which were supposed to have come from the temple at Somnath. अब इसको पता ही नहीं है कि गजनी से निकलने के दो तरफ से रास्ते हैं। एक तरफ कैसी भयंकर नदियां हैं, एक तरफ 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 फीट की पहाड़ियां हैं। ये पता ही नहीं है। गजना 7,000 फीट है। दरवाजा जो होगा कम से कम 10 फीट चौड़ा होगा, 8 फीट चौड़ा होगा, कम से कम 10-15 फीट लंबा होगा। वो दरवाजा इन पहाड़ियों पर खच्चर की पीठ पर आएगा कि भेड़ की पीठ पर आएगा कि बकरी की पीठ पर आएगा। और पहाड़ तो ऐसे 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 होंगे। नदियों पर भारी भारी पुल तो नहीं बंधा है, बड़ा बड़ा ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली और वो मालगाड़ियां तो नहीं लगी हैं। आएगा तो किस पर? एलन बरो को और ये सब मियां अंग्रेज लोग को और स्वयं रोमिला थापर की समझ के बाहर है। कारण इनको न टेरेन पता है, न इनको लॉजिस्टिक्स पता है, न इनको मिलिट्री के बारे में कुछ पता है। अब आगे, अब एक और नाम आ जा रहा है 174 पर। अलेक्जेंडर बर्न्स, deputed as political officer to the court of Ranjit Singh at Lahore in 1831, वो 1842 में है, referred to negotiation between शाह सुजा and रणजीत सिंह, कि महाराजा रणजीत सिंह का शाह सुजा से बातचीत हुआ। कौन कह रहा है? अलेक्जेंडर बर्न। और महाराजा रणजीत सिंह ने सोमनाथ का दरवाजा उससे मांगा। अलेक्जेंडर बर्न दरवाजे में कान लगाकर सुन रहा था, या वहां कोई नौकर चाकर होगा जो शरबत पानी ला रहा होगा, वो आकर बर्न्स को बताया। बर्न्स ने आके इसको एलन बरो को बताया। अब एक और है, R.H. Kennedy visited the tomb at Ghazni and reported in 1840 that wooden doors, possibly sandalwood, had a design of 6 pointed stars, यानी स्टार ऑफ डेविड, स्टार ऑफ डेविड या क्या कौन सा कहते हैं ना, वो जो जू लोग का स्टार है, कि दरवाजे पर तो भाई एक ऐसा कोई स्टार बना हुआ है। एंड नॉट मेनी वुड हैव एसोसिएटेड दिस विद अ टिपिकली इंडियन डिजाइन।
अब कैनेडी के बाद एक और नाम आता है सी मैसन। और ये जो देवी जी है रोमिला थापर, ये फुटनोट में सारे डिटेल दे रही हैं जो मैं ओवरलुक करके चल रही हूँ। C. Mason reports that the shrine of Mahmud was in ruins and the gates in fragments. इनको श्राइन रूइंस में मिला, गेट टुकड़े टुकड़े में मिला। अगर टुकड़ा टुकड़ा है तो गेट नहीं है, गेट है तो आया कैसे? अगर सब टुकड़ा है तो तुम टुकड़ा लाए क्या भी? और सुनते जाइए। हाँ, अब इसको छोड़ रहे हैं। इसमें एक जगह आएगा कि ये गेट सोमनाथ का नहीं है, ये गेट शायद जगन्नाथ का है। फिर आएगा कि महाराजा रणजीत सिंह नहीं, कि गजना वाला महमूद जगन्नाथ धाम तो गया ही नहीं पुरी में, तो ये जगन्नाथ नहीं है, ये सोमनाथ है। ये सारी बात कब हो रही है? 19th सेंचुरी में। बिकॉज देयर इज नो रिटन एविडेंस, no written scrap of paper about these issues anywhere available in 19th century. समय हो गया क्या? कंप्लीट अच्छा, करिए, इसको कंप्लीट करिए फिर। जल्दी से कर रही हूँ। हम्म। अब पेज 175 पर एलन बरो प्रोक्लेमेशन एड्रेस टू द chiefs and princes of northern and western India speaks of the insult of 800 years finally being avenged. 800 साल के अपमान का मैंने एलन बरो ने बदला ले लिया। And the gates that were once the memorial of the humiliation of the Hindus have become the record of Indian superiority in arms over nations beyond the Indus. However, there was little reaction from the princes and little and still less from the Hindus. एलन बरो के रिएक्शन का कोई परवाह नहीं था। ये कौन कह रहा है? ये शायद कनिंघम कह रहा है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में, और एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द वार इन अफगानिस्तान, उससे है। Bringing back the gates may have also been seen as one upmanship over रंजीत सिंह, के रंजीत सिंह नहीं ला पाए, हम ला दिए। इसके बाद हुआ चंदू खाने की गप पर गप। A request had been made in 1845 by some Afghan merchants that since the Hindus did not want the gates, these should be returned to Ghazni, as the income of Ghazni has declined, the gates and the mausoleums being a major attraction for pilgrims. अभी पहले कहा कि टुकड़े में है, दूसरे में कहा छह लोग का स्टार बना हुआ है। अभी आगे आएगा, हम जल्दी से यही पढ़ दें, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। पेज 181, क्योंकि हमको लग रहा है समय हो गया है, जल्दी से पढ़ के हम खत्म कर रहे हैं। आपको पेज 181, a postscript to the episode of the great is rather curious. In 1951, a broadcast from Peshawar stated that local tribesmen from Quetta to Chitral, numbering 33 lakh, decided to prevent the Afghan government from returning the gates of the Somnath temple to India, which they claim had been carried away by Mahmud as a mark of victory for Islam. 1931 में वो कह रहे हैं जी हम लाने नहीं देंगे। 1951 में 33 लाख अफगानी। 1842 में एलन बरो लाकर आगरा में रख दे रहा है। कपिल कपूर जी बता रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह लाकर वहां रख दिए हैं। कहां पर? गोल्डन टेम्पल में, अमृतसर। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि कौन से महाराणा जसवंत सिंह शायद जब गए थे तो वो लाके रख दिए हैं राजस्थान में किसी किले में। और 1951 में 33 लाख कबाइली इकट्ठे होके कह रहे हैं हम गेट नहीं देंगे।
तब जवाहरलाल नेहरू, the government of India objected to this news item as being irresponsible, and Jawaharlal Nehru, in a letter to Prime Minister of Pakistan, stated, Prime Minister Pakistan को क्यों लिख रहे हो जवाहरलाल नेहरू, तुम Prime Minister of Afghanistan को लिखो. The story of the gates of Somnath temple being brought back to India from Afghanistan is completely false, and there is not an atom of truth in it. This has been publicly denied. In fact, nobody knows if there are any such gates anywhere, and nothing of this kind is being sent from Afghanistan to India. अब बताइए साहब, गेट है नहीं है, अभी तो जा ही नहीं सकता, वो बात तो हम कह रहे हैं. टर्को पर्शियन सोर्स बात ही नहीं कर रहा है, संस्कृत सोर्स बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर लॉर्ड एलन बरो और कितने कितने बरो, विल्सन, टोड, किसका किसका मैंने नाम लिया. दिस इज हाउ इंग्लैंड राइट्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ने आपने मैं आपका पिछला वीडियो के कमेंट्स देख रहा हूँ सोमनाथ के ऊपर वाला, और इतने लोग, पीपल आर शॉक्ड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू गिव. इनफैक्ट मैं व्यूअर्स को मैं ऑनेस्टली पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि आई एम ऑल्सो शॉक्ड. बट वन थिंग इज देयर इन माई न्यू बुक which I will be published now, is ready. And in Ramayana and Mahabharata, there is no mention of Somnath. And which corroborates, और मैंने अपनी बुक में कवर भी नहीं किया. You will be shocked कि आपके शो के पहले भी मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि it did not fall into that line. So that also मतलब that also says कि my research was accurate, क्योंकि वो सोमनाथ है ही नहीं वहां पे, कहीं पर भी नहीं है. प्रभास में, और जो भी आजकल लोग बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से ये सबसे प्रोमिनेंट है, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया. बट देर इज अनदर रेफरेंस वेयर रुक्मिणी विजिट्स ए शिव मंदिर फॉर गेटिंग ए सन, बट दैट इज नॉट इन द प्रभास पतन एरिया, दैट इज इन अ डिफरेंट एरिया टुवर्ड्स द कच्छ. सो आई हैव मेंशन्ड दैट टेंपल, बट आई हैव नॉट मेंशन्ड सोमनाथ. सो दे इट आल्सो corroborates कि मेरा रिसर्च भी सही है, खराब नहीं है, क्योंकि व्यासदेव के अनुसार ही चल रहा है. मेरा तो पूरा प्रयोजन ये था कि जब मैंने अभी प्रधानमंत्री जी को सुना कोई महत्वपूर्ण दिन 1000 साल की बुला, तो हमको लगा इनको संघियों के चक्कुल से तो हमको छुड़ाना है. कारण भैया सारी पुरानी किताब पढ़ रही हूं मैं, 1931, 1849, फिर ये रोमिला थापर 2004, तो भैया हजारों साल छूट गया. अब तुम लोग 1000 पे आए, अब 1000 छोड़ के तुम लोग आओ अबुल फजल से, अकबर से आओ, और उसके बाद हम तुमको दूसरी किताब बताएंगे कि इस समय भी नहीं है. कौन बोल रहा है कुसुमलता को? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड. अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग. और अभी हम बहुत सारा छोड़ दिया है, कल बताना है मुझे. अगली बार और एक केवल 2 किताब हम दिखा दें. एक ये कनिंघम 1871, ये बता रहा है गजना भारत का प्रोविंस है. 1871 में कनिंघम कह रहा है गजना भारत का प्रोविंस है. ये किताब ये बता रहा है महान यूरोप का महान ज्ञान. 19th सेंचुरी में जो नक्शे छप रहे हैं यूरोप में, उसमें गंगा जी उत्तर से दक्षिणा. इसके बारे में साथ ही में हम बताएंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमको लगा काफी वो सब बता दिए, लोगों का जी घबरा गया होगा, तो मैं यूरोप के नॉलेज सिस्टम, रिसर्च, हिस्टोरियोग्राफी का थोड़ा बता दूं, फिर आ जाओ तो थोड़ा स्वाद बदल जाएगा. अमेजिंग, जी. अमेजिंग, अमेजिंग. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इस एपिसोड में या पिछले एपिसोड में हमने सोमनाथ का जो हमने चीर फाड़ किया है, अभी चीर फाड़ी बोलेंगे इसको, तो
इससे हमारा सोमनाथ से कोई मतलब गजना नहीं। के महमूद का, हाँ, हाँ, गजना के गजना महमूद, के महमूद के झूठ का झूठ। चीर फाड़ किया। तो सोमदेव के जो इष्ट देवता हैं सोम के, वो है शिव जी। हाँ इसलिए नाम सोमनाथ है कि सोम उनके भक्त हैं और सेवा करते हैं। एक्चुअली सभी देवता शिव जी के आराधना करते हैं, सभी देवता। लेकिन मैंने बड़ा इतिहास में देखा कि भारत के पूर्वोत्तर देशों में, और मैं दर्शकों को ये भी मैं करेक्शन बोलूंगा पिछले वीडियोस के हिसाब से, कि मेरू पर्वत की पूर्वी दिशा में भद्राश्व है और मेरू पर्वत के पश्चिमी दिशा में केतुमल वर्ष है। ये मैंने कंफर्म कर दिया क्योंकि मैं बहुत सारे मिस ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट देख रहा था। कुर्म पुराण, वराह पुराण में मिस ट्रांसलेशन था और भागवत पुराण में भी। तो ये दोनों इस तरह से ये कंफर्म्ड है अभी। भद्राश्व पूर्वी दिशा में है और केतुमाल जो है पश्चिमी दिशा में है। उल्टा था, पहले मैं उल्टा बता रहा था। तो भद्राश्व में शिव जी की आराधना होती है पूरी जगह, और केतुमाल में हरि की आराधना होती है, विष्णु की। ये ये हर जगह मंदिरों में दिखेगा। और भद्राश्व में शिव जी खड़े हुए रह दिखते हैं हर जगह मानव रूप में। और लिंग की पूजा होती है भारतवर्ष में, जो हमारे भारतवर्ष में होती है, वहां की पूजा होती है। तो सोमनाथ मंदिर में शिव लिंग है, न उसमें भद्राश्व है खड़े हुए हैं, न उसमें हरि का है, यहाँ पे एक लिंग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अफगानिस्तान में भी नहीं हो सकता, ये इट हैज टू बी इन द भारतवर्ष की टेरिटरी में। तो सोमाश्रम का जो वर्णन है, सोमाश्रम का जो वर्णन है, वो जाता है बलूचिस्तान तक। बलूचिस्तान से सोमाश्रम शुरू होता है और सोमगिरी आर्कटिक की तरफ है, उस तरफ है सोमगिरी है, क्योंकि वहां पे चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई देता है वहां पे। तो अगर मैं ये सब को ऐड करूं और फिर आपका इंफॉर्मेशन ऐड करूं, सबका इंफॉर्मेशन, तो भी ये सत्य आप जो बोल रहे हो वो सत्य है, क्योंकि ये डिबंकिंग होना ही होना है। ये सिर्फ ये अर्च विग्रह के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग इट, मैं इतना ही बोलना चाहता था। और मैंने तो ये थॉट भूल जाऊंगा इसलिए मैं बोल दिया, नहीं भूल जाऊंगा मैं। और फॉर दर्शकों को भी कि अगेन प्रूव होता है कि रामायण महाभारत ज्योग्राफिक सत्य है, अगेन प्रूव होता है। और लोग मुझे कुछ पूछ रहे थे लोग कि आप वानर सेना हस्तिनापुर की तरफ मैंने बताया था किसी वीडियो में, तो मैं यहीं पे क्लैरिफाई करता हूँ और लोग सुन लें इसको, कि कि वानर सेना उत्तरी दिशा में हस्तिनापुर की तरफ क्यों आई, और वहां पे हस्तिनापुर था नहीं। महाराज हस्ती का राज्य बहुत समय से चल रहा है, लेकिन उस जगह का नाम भरत भी है, दूसरा नाम भरत भी है। तो भरत हस्तिनापुर के रीजन को भी बोलते हैं। तो इसलिए सारी सेनाएं वहां पर आई, क्योंकि वो 29 लैटिट्यूड पे आता है मॉडर्न समय में। इजिप्ट के पिरामिड से लेके चंपा प्रदेश तक उसका एक ही लैटिट्यूड है, इसलिए वहां पे आना जरूरी है। उसके नहीं तो उत्तरी दिशा में नहीं जाएंगे, वो बेस स्टेशन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हिमालय में अगर चढ़ना है तो हिमालय के एवरेस्ट के बेस स्टेशन में जाना पड़ेगा। तो हस्तिनापुर वो बेस स्टेशन है जहां से पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। और अगर हम इजिप्ट तक पहुंच गए तो अफ्रीका तो हो ही गया वहां पे। और अच्छा, और भी काफी करेक्शंस है, मैं बता दूंगा। ये मेरी नई पुस्तक के अनुसार है और उसका मैं प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्ते कुसुमलता जी। आज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा घड़ी पर नजर नहीं गया, मैं लंबा बोलती चली गई। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आनंद क्षमा है, मुझे तो प्रार्थी बहुत आनंद आ रहा था, और दर्शकों को भी आएगा। हूँ। और मैंने पूरा शो ध्यान से सुना है ताकि आपको रिमाइंड करा सकूं आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। सही थैंक यू कहा। वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इधर उधर के इतिहास में ना जाए, हम लोग धीरे धीरे करके सारी परतें खोल देंगे। रामेश्वर मिश्र जी, कुसुमलता जी और मैं और बहुत सारे हमारे जो गेस्ट हैं, हम लोग धीरे धीरे सारी परतें खोल देंगे, इंक्लूडिंग सी राइज, उस पर भी हम जाएंगे। नमस्ते एंड थैंक यू।